Hello and welcome to this channel. This is Purushottam Kumar behind the camera. So today's editorial from the Hindu newspaper is Fair and Fair. आज के इस एडिटोरियल में काफ़ी कुछ सीखने को है। अच्छे सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स हैं, आपको अच्छे वोकैबुलरीज भी हैं, प्लस में अच्छी कॉन्सेप्ट है अबाउट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जिसको न्यायालय की अवहेलना के संबंधित है। नाउ विदाउट टेकिंग मोर टाइम मैं इस एडिटोरियल में आगे बढ़ता हूँ एंड आई होप यू हैव सब्सक्राइब्ड माय चैनल। हाउएवर, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं की, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, सो दैट अपकमिंग वीडियोज़ मस्ट बी नोटिफाइड टू यू टाइमली। तो चलिए इस एडिटोरियल को अब हम शुरू करते हैं। द हेडलाइंस इज लाइक दिस, फेयर एंड अनफेयर। इट मीन्स कि कुछ है जो सही है और कुछ है जो सही नहीं है, यानी कि दोनों ही इस बातें में करते हैं। यानी कि पूरी एडिटोरियल जो है वो उचित और अनुचित, ये दो स्थितियों को दर्शाने की कोशिश करती है इस मुद्दे पर जो अभी मैंने आपको बताया, जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से संबंधित है। इसमें आगे क्या लिखा हुआ है देखते हैं। हाई कोर्ट एडवाइस, यानी कि जो हाई कोर्ट का जो एडवाइस है, सलाह है, मशवरा है ऑन रेस्ट्रेंट। रेस्ट्रेंट का मतलब होता है एक तरह का कर्ब, यानी कि एक तरह का आप लिमिट कर रहे हैं, है ना, एक दायरा तैयार कर रहे हैं कि ये दायरा में ही कोई होना चाहिए। इन क्रिटिसिज्म, यानी कि जो आलोचना है वो एक दायरा में होना चाहिए। तो इस तरह का हाई कोर्ट का जो एडवाइस है, शुड नॉट अलाउ, यानी कि हाई कोर्ट की एडवाइस जो है कि भाई जो आलोचना हो एक लिमिट दायरा में ही हो, वो इस चीज को अलाउ नहीं करना चाहिए। अलाउ फॉर फ्रीवलस, ये जो वर्ड है फ्रीवलस, इसका मतलब होता है समथिंग विच इज नॉट सीरियस। ठीक है, यानी कि सीरियस इशू नहीं है, छोटे मोटे अननेसेसरी इशू हैं, बेसलेस इशू हैं, तो उस तरह का जो है हम एफर्ट्स नहीं बनाए। यानी कि फॉर फ्रीवलस एफर्ट्स टू इन्वोक कंटेम्प्ट, यानी कि किसी पर आप जब अवमानना का कोई कोशिश करते हैं इन्वोक करने का, यानी कि लागू करने का, उसको इम्पोज करने का, तो इस तरह का बेसलेस एफर्ट्स नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई अनसीरियस कोशिश नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह का हाई कोर्ट के एडवाइस के हिसाब से जो रेस्ट्रेंट है वो अलाउ नहीं किया जाना चाहिए। अब आगे देखते हैं इसमें क्या है आगे। इट इज अ मैटर ऑफ रिलीफ, है ना, यानी कि यह जो बात है, यह जो मुद्दा है, यह एक रिलीफ का बात है, अर्थात इसमें एक राहत मिली। इट इज मैटर ऑफ रिलीफ, यानी कि यह एक राहत मिली दैट की द मद्रास हाई कोर्ट, जो मद्रास हाई कोर्ट है, हैज डिसाइडेड, हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कि निर्णय लिया है इसने नॉट परस्यू, क्या करने के लिए कि ये परस्यू नहीं करेगी, फॉलो नहीं करेगी, ये इनिशिएट नहीं करेगी, क्या, द इल कंसीव्ड अटेम्प्ट, यानी कि ऐसी कोशिश जो इल कंसीव्ड हो। कंसीव्ड का मतलब होता है कि आपने क्या परसेप्शन तैयार किया है, आपने क्या सोच रखा है, आपने क्या अंडरस्टैंडिंग बना रखा है, दैट इज कंसीव्ड। और इल कंसीव्ड का मतलब हो गया जो गलत अवधारणा आप बनाकर रख चुके हैं। तो इस तरह की कोशिश जो है वो परस्यू नहीं किया जाएगा। ये हाई कोर्ट जो है मद्रास का, उसने ऐसा निर्णय लिया टू इनिशिएट, क्या इनिशिएट करने में, एक्शन अगेंस्ट फिल्म एक्टर, कि जो फिल्म एक्टर हैं उनके खिलाफ किसी भी तरह की एक्शन की इनिशिएशन नहीं होगी, यानी कि कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। ठीक है, अब वो एक्टर कौन है, सूर्या, जिनका नाम है सूर्या। ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, यानी कि एक नेम है, नाउन है, जो नेम है, तो इनका नाम सूर्या है। और किस लिए एक्शन का बात इनके खिलाफ किया जा रहा है, फॉर कंटेम्प्ट, अवहेलना के लिए, किसका, ऑफ कोर्ट, यानी कि
न्यायालय के अवहेलना से संबंधित जो है उसकी बात की जा रही है। तो यहाँ पर क्या बोलता है कि यह एक रिलीफ की बात है, अर्थात एक राहत की बात है कि मद्रास हाई कोर्ट ने यह निर्णय लिया है कि इनके खिलाफ, अर्थात सूर्या जो एक्टर हैं, फिल्म एक्टर हैं, इनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अर्थात न्यायालय की अवहेलना से संबंधित किसी भी तरह का एक्शन इनके खिलाफ नहीं लिया जाएगा। इन ए डिटेल ऑर्डर, जो पूरी तरह से डिटेल ऑर्डर आया यानी कि जो आदेश आई हाई कोर्ट की, उसको अगर विस्तार से पढ़े यानी कि जो विस्तारित रूप से जो आदेश है हाई कोर्ट का, द कोर्ट हैज राइटली नोटेड, तो कोर्ट ने ठीक ही नोट किया है, ठीक ही समझा इस बात को, दैट बताया है कि इट इज नॉट द जॉब ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, एक संवैधानिक न्यायालय की काम नहीं है। इट इज नॉट द जॉब, यानी कि उसका यह जॉब नहीं है। अगर कोई संवैधानिक न्यायालय है तो यह उसका जॉब नहीं है, उसका काम नहीं है। क्या? टू यूज अ स्लेज हैमर फॉर अवॉइडेंस ऑफ समथिंग व्हिच कैन बी परसीव्ड टू बी नॉट कैपेबल ऑफ इवन बीइंग प्रॉप्ड अप एज अ कंटेम्प्ट। आप यहां पर समझ लें थोड़ा। इट इज नॉट द जॉब ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, बोलता है यहाँ पर कि जो संवैधानिक न्यायालय है इसका यह काम नहीं है तो यूज ए स्लेज हैमर। स्लेज हैमर का मतलब आप समझ लें पहले। स्लेज हैमर का मतलब क्या होता है? हैमर का मतलब एक हथौड़ा होता है, बट स्लेज हैमर जो हो गया एक बड़ा सा हथौड़ा जिसको दोनों हाथ लगा करके हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर स्लेज हैमर का मतलब वो हथौड़ा नहीं है, बल्कि स्लेज हैमर का मतलब यहाँ पर एक कड़ा निर्णय, एक आप रूखे तरीके का निर्णय जो आप लेते हैं उस तरह का। तो कहता है कि संवैधानिक जो न्यायालय है उसका ये काम नहीं है, ठीक है, ऑफ समथिंग, किसी भी चीज के बारे में, विच जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम करता है, जो कि यहाँ पर इस सेंस में है कि विच कैन बी परसीव्ड, है ना, यानी कि परसीव का मतलब होता है जिस चीज को हम अपने अंदर एक्सेप्ट करते हैं, समझते हैं। परसीव का मतलब समझना, अंडरस्टैंड करना। विच कैन बी परसीव्ड टू बी नॉट कैपेबल ऑफ इवन बीइंग प्रॉप्ड अप एज कंटेम्प्ट, यानी कि अगर कोई काम, कुछ भी जो कंटेम्प्ट के तौर पर भी अगर दिख रहा है कि उसमें कोई सपोर्ट दे रहा है, प्रॉप अप का मतलब सपोर्ट देना होता है, बीइंग प्रॉप्ड अप, तो उसके बावजूद हम इस चीज को इस तरह से नहीं समझेंगे कि यह हम कंटेम्प्ट से संबंधित है और उसके लिए हम कोई एक इस तरह का कड़ा और बहुत कठिन तरीके का एक क्रूर रूप जो है, क्रूर रुख हम नहीं अपनाएंगे, और यह एक संवैधानिक न्यायालय की काम नहीं है। अब आगे क्या है? मच लेस डिबेटेड टू द लेवल ऑफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट, और कहता है कि मच लेस डिबेटेड का मतलब इसके बारे में जो डिबेट है वो बिल्कुल ही कम है टू द लेवल ऑफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट, खास करके जो क्रिमिनल कंटेम्प्ट है अर्थात आपराधिक मामले से संबंधित जो अवहेलना है उसके बारे में। नेक्स्ट है इन द कोर्स ऑफ स्टेटमेंट, मतलब जब वे अपना स्टेटमेंट पास कर रहे थे उस दौरान अगेंस्ट द नीट क्या है? नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। तो कहता है कि नीट के खिलाफ जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया, किन्होंने? वो पर्सन जो एक्टर हैं जिनका नाम सूर्या है, फॉर मेडिकल एडमिशन, यानी कि जो मेडिकल संबंधित जो एडमिशन होती है देश में, इन द कंट्री, तो उसके खिलाफ उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया उस दौरान, इन द कोर्स ऑफ स्टेटमेंट। तो उस स्टेटमेंट के दौरान द एक्टर, ये जो एक्टर है, अभिनेता हैं, हैड इनडायरेक्टली क्वेश्चनड, मतलब ये सीधा सीधी नहीं लेकिन ये अप्रत्यक्ष रूप से इन्होंने प्रश्न खड़ा किया था द प्रोप्राइटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, कि भाई सुप्रीम कोर्ट की क्या इसमें इनटेक है, स्टेक क्या है, ये किस तरह से स्टेक इसमें रखते हैं। प्रॉपर्टी का मतलब उसमें एक स्टेक रखना होता है। अलाउइंग नीट टू बी हेल्ड का मतलब जो नीट की जो एग्जाम है वो की जाएगी अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में, ड्यूरिंग द पैंडेमिक, कब? महामारी के दौरान, व्हेन, जब, द कोर्ट इटसेल्फ, जबकि न्यायालय जो है वो खुद ही
वॉज होल्डिंग वर्चुअल हियरिंग, कि ये जो न्यायालय है वो खुद ही वर्चुअल हियरिंग कर रही है, यानी कि डायरेक्ट कोर्ट में कोई काम नहीं हो रहा है, सब कुछ वेब पर यानी कि एक तरह से वीडियो कॉलिंग के थ्रू जो है सारा काम हो रहा है कोर्ट का। आउट ऑफ फियर, ये आउट ऑफ का मतलब यहां पर समझ लें, आउट ऑफ समथिंग यानी कि उसके वजह से या उसके कारण। तो आउट ऑफ फियर ऑफ इन्फेक्शन यानी कि इन्फेक्शन के डर की वजह से कोर्ट जो है वो खुद ही अपना सारा काम वर्चुअल हियरिंग के थ्रू कर रहा है, यानी कि ये इंटरनेट की जो वीडियो कॉलिंग होती है उसके थ्रू कर रहा है। ठीक है, तो उस दौरान, तो इस तरह की महामारी के दौरान जो है सुप्रीम कोर्ट की क्या स्टेक है कि ये नीट का एग्जाम जो है पूरे देश में करवा रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अ जज ऑफ द हाई कोर्ट, यानी कि द हाई कोर्ट का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर द हाई कोर्ट अर्थात ही मद्रास हाई कोर्ट की बात कर रहा है। तो उस मद्रास हाई कोर्ट के एक जज हैं, हैड शॉट to construe the remark as an adverse comment। तो उन्होंने क्या बोला था कि ये जो रिमार्क है इन्होंने जो सूर्या जो एक्टर है उन्होंने जो बनाया था ऑन द जुडिशियरी इन जनरल, तो इन्होंने बोला कि इस बात को समझा जाना चाहिए कि ये जो रिमार्क है वह एक एडवर्स है। एडवर्स कमेंट का मतलब जो एक तरह से आलोचना है जो उनके इमेज को धूमिल कर सकता है। ठीक है, तो कहता है कि इस तरह का एडवर्स कमेंट है यह कंस्ट्रू होना चाहिए। कंस्ट्रू का मतलब इसको इस तरह से समझा जाना चाहिए ऑन द जुडिशियरी इन जनरल, कि सामान्य तौर पर यह जुडिशियरी के ऊपर एक एडवर्स कमेंट है, एक छवि को धूमिल करने की जो एक तरह का कवायद है। एंड द वन क्वेश्चनिंग द डिवोशन एंड इंटीग्रिटी ऑफ जजेस। इसका मतलब क्या हो गया, वन का इस्तेमाल यहाँ पर जो है उस व्यक्ति के लिए हुआ है जो एक्टर है और वही सवाल खड़ा कर रहा है, यानी कि वन वह जो व्यक्ति है जो सूर्या जिनका नाम है, क्वेश्चनिंग द डिवोशन एंड इंटीग्रिटी ऑफ जजेस। तो ये क्या व्यक्ति बोल रहा है कि ये जो व्यक्ति है वो जजेस की जो इंटीग्रिटी है, डिवोशन है, डिवोशन एंड इंटीग्रिटी का मतलब होता है वो अपने कर्तव्यों के प्रति मतलब एक पूरी तरह से ईमानदार है या नहीं। तो कहता है कि इनकी इस तरह की ईमानदारी पर और डिवोशन पर सवाल खड़ा कर रहा है यह व्यक्ति, इसलिए इसकी जो रिमार्क्स है, जो सूर्या ने जो कमेंट किया है, स्टेटमेंट जो दिया है, उसे एक एडवर्स कमेंट समझा जाना चाहिए। कंस्ट्रू मतलब उस तरह से समझा जाना चाहिए। द ऑब्जर्वेशन, तो यह जो ऑब्जर्वेशन है जो देखा गया समझा गया, माइट हैव बीन अनवारंटेड। यह कह रहा है कि जो ऑब्जर्वेशन है यह एक अनवारंटेड ऑब्जर्वेशन हो सकता था। क्यों हो सकता था? अनवारंटेड का मतलब यहां पर आप समझ लें, इट मीन्स कि अनजस्टिफाइड है ना, बेसलेस, जिसका कोई मतलब नहीं है और आप बेसलेस ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं जिसमें कोई बेस नहीं है, कोई फैक्ट्स उस तरह का नहीं है, अनजस्टिफाइड है, इसमें जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता है सही से, तो इस तरह की आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। बट लेकिन इट वॉज क्वाइट क्लियर, बिल्कुल साफ था, फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरू से ही, दैट कि इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड नो कंटेम्प्ट, कि इसमें जो स्टेटमेंट है इस स्टेटमेंट में किसी भी तरह का अवहेलना की स्थिति पैदा नहीं होती। कॉन्स्टिट्यूट का मतलब वह अवहेलना की स्थिति पैदा होना, उसमें कुछ दिखना कि इसमें अवहेलना है, तो इसमें कोई अवहेलना की स्थिति नहीं दिखती है। इन एज मच एज it did nothing more than the raised question whether courts that went virtual in the interest of the safety of judges, lawyers, staff, litigants could afford to risk the health of thousands of students। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि ये जो ऑब्जर्वेशन है वह जस्टिफाइड नहीं कहा जा सकता था, बट इट वॉज क्वाइट क्लियर, यह बिल्कुल साफ था फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरू से ही, कि इट कॉन्स्टिट्यूटेड नो कंटेम्प्ट, कि इसमें किसी भी तरह की अवहेलना की स्थिति नहीं पैदा होती है। इन एज मच एज इट डिड नथिंग, क्योंकि यह बिल्कुल उतना ज्यादा जो है इस तरह का परिस्थिति पैदा नहीं किया है। मोर देन रेज द क्वेश्चन, कि यह सिर्फ सवाल खड़ा किया है। ठीक है,
मतलब ये सवाल खड़ा करने के सिवाय, सवाल पूछने के सिवाय और कुछ भी उस तरह का स्थिति पैदा नहीं करती है। वेदर, तो प्रश्न क्या था इनका कि वेदर कोर्ट्स दैट वेंट वर्चुअल, कि जो कोर्ट है जो वर्चुअल हो गई, यानी कि जो सब कुछ ऑनलाइन कर रही है, वीडियो कॉलिंग के थ्रू सारा कुछ काम इसका हो रहा है, इन द इंटरेस्ट ऑफ द सेफ्टी ऑफ जजेस, लॉयर्स, स्टाफ्स एंड लिटिगेंट्स। किस रूप में? यह देखते हुए कि जजों की सुरक्षा रहे, लॉयर्स की सुरक्षा रहे, स्टाफ की सुरक्षा रहे, और जो लिटिगेंट्स है यानी कि जो कोर्ट में जाकर मामला को इस तरह से खड़ा करते उनके, तो इनकी सुरक्षा को मद्देनजर उनको देखते हुए जब कोर्ट खुद ही वर्चुअल जा रही है, तो फिर आप कैसे इस तरह के लोगों को, आप जो थाउजेंड्स, हजार जो स्टूडेंट्स बैठेंगे उनको आप कैसे उनको रिस्क में डाल सकते हैं? तो ये सिंपल सा एक सवाल था, इससे ज्यादा और कुछ नहीं था। फॉर्चुनेटली, मतलब एक अच्छी खबर यह है, अच्छी बात यह है, फॉर्चुनेटली द एडवोकेट जनरल, जो एडवोकेट जनरल हैं, जो कोर्ट में सरकार की तरफ से एक अपना स्टेटमेंट देते हैं, हर कोर्ट में होता है, हाई कोर्ट में, तो जो एडवोकेट जनरल हैं वो का नाम है विजय नारायण, हुज ओपिनियन वाज सॉट। ठीक है, जिनका, हुज मतलब जिनका, राय, ओपिनियन मींस राय, वाज सॉट मांगा गया था बाय द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनके द्वारा उनका ओपिनियन मांगा गया था कि भाई आपका इसमें क्या राय है। अमरेश्वर प्रताप सिंह, ठीक है, ये जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है जिनका नाम है अमरेश्वर प्रताप शाही, इन्होंने उनसे, अर्थात विजय नारायण जो कि एडवोकेट जनरल है, उनसे उनका ओपिनियन पूछा था कि भाई आपका क्या इसमें राय है। तो कहता है कि जो एडवोकेट जनरल है, यहां पर देखिए कॉमा आ गया, विजय नारायण जिनका नाम है, अब यहां पर फिर से कॉमा है, यानी कि अब ये सब्जेक्ट है और यहां इसका वर्ब है, यानी कि द एडवोकेट जनरल विजय नारायण डिक्लाइंड कंसेंट, यानी कि उन्होंने कंसेंट देने से, कंसेंट का मतलब सहमति, यानी कि जो ये बात है कि कंटेम्प्ट लेना है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की स्थिति बनती है कि नहीं, इस पर उन्होंने सहमति नहीं दी। कंसेंट मीन्स सहमति, डिक्लाइन का मतलब इनकार कर दिया, यानी कि सहमति देने से इनकार कर दिया, यानी कि उन्होंने सहमति नहीं दिया। फॉर इनिशिएशन ऑफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स, कि इस केस में क्रिमिनल कंटेम्प्ट अर्थात आपराधिक मामले से संबंधित अवहेलना की कार्यवाही जो है वो बनती है या शुरू होनी चाहिए, इस बात से उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने बोला कि ऐसा स्थिति नहीं बनता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अग्रीइंग विद हिज ओपिनियन, उनके ओपिनियन के साथ सहमति जताते हुए, अग्रीइंग विद जताते हुए, सहमति जताते हुए, अ बेंच हेडेड बाय द चीफ जस्टिस, एक बेंच जो कि चीफ जस्टिस उसका हेड कर रहे थे, उनके द्वारा नेतृत्व हो रही थी इस बेंच का, डिसाइडेड, क्या डिसाइड किया, नॉट टू परस्यू द मैटर फर्दर, कि इस मुद्दे को और आगे हम फॉलो नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो यह जो है उनका निर्णय आया। अब आगे क्या है, हाउएवर, कहता है कि फिर भी द कोर्ट 29 पेज ऑर्डर, जो न्यायालय की 29 पेज की जो आदेश है, इज नॉट एन अनमिक्स्ड ब्लेसिंग। याद रखेंगे यहां पर कैसे है, आपको यहां पर दिख रहा होगा कि ये नॉट है, एंड अगेन द वर्ड हियर इज अनमिक्स्ड। अनमिक्स्ड जो है वो एक नेगेटिव वर्ड है, नॉट से भी सेंटेंस नेगेटिव हो रहा है, यानी कि ये एक सेंटेंस को प्रेजेंट करने का, अपने एक्सप्रेशन को प्रेजेंट करने का तरीका है। जब दो दो नेगेटिव चीज एक साथ आ रहे हो तो वो पॉजिटिव सेंस देता है। जैसे यहाँ पर बोलता है कि कोर्ट की जो 29 पेज की जो आदेश है, इज नॉट एन अनमिक्स्ड ब्लेसिंग, यानी कि आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि द कोर्ट्स 29 पेज ऑर्डर इज अ मिक्स्ड ब्लेसिंग। अब ये सिंपल हो गया कि यह एक मिक्स्ड ब्लेसिंग है, यानी कि मिला जुला चीजें इसमें बताई गई है कोर्ट के 29 पेज ऑर्डर में। ठीक है, तो नॉट अनमिक्स्ड से जो सेंस आता है वो आता है मिक्स्ड का, नॉट अनमिक्स्ड मतलब मिक्स्ड। अब यहाँ पर बोलता है कि ये मिला जुला जो ब्लेसिंग है, यानी कि जो बातें इसमें बोली गई है कोर्ट के द्वारा, इट लेज मच एम्फेसिस, यानी कि
ले इम्फेसिस का मतलब होता है जोर देना। तो ये जो ऑर्डर है, यह जो आदेश है, ईट आया ऑर्डर के लिए, ये ज्यादा जो जोर है, जो ज्यादा इम्फेसिस है, वो किस बात पर दे रहा है? ऑन द आइडिया दैट, वो इस बात पर है कि क्रिटिसिज्म अबाउट द जुडिशियरी, जुडिशियरी से बारे में अगर आप कोई आलोचना कर रहे हैं, शुड बी रेस्ट्रेंड, उसे रेस्ट्रेंड किया जाना चाहिए। यानी कि आप जुडिशियरी पर कोई आलोचना करते हैं तो उसको रेस्ट्रेंड किया जाना चाहिए। अब ये रेस्ट्रेंड जो वर्ड है वो रेस्ट्रेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो रेस्ट्रेन का मतलब क्या होता है? कंस्टेन करना, ठीक है, लिमिट करना, यानी कि एक दायरा में रखना, प्रिवेंट करना, रोकना, रेस्ट्रिक्ट करना, मॉडरेट करना, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप दायरा में इसको किया जाना चाहिए, जो क्रिटिसिज्म हो एक लिमिट में हो। अब एक आपको सेंटेंस का पैटर्न आगे मिलेगा यहाँ पर, लेस्ट से है, लेस्ट द लाइन ऑफ फेयर कमेंट बी क्रॉस्ड। लेस्ट का मतलब आप समझ लें, जैसे हिंदी में बोलते हैं कहीं ऐसा ना हो कि, तो ये जो पूरा वर्ड आपको मिला ना, कहीं ऐसा ना हो कि, तो उसी को लेस्ट जो है ना वो प्रेजेंट करता है। तो लेस्ट का मतलब क्या हुआ? कहीं ऐसा ना हो कि द लाइन ऑफ फेयर कमेंट, यानी कि एक यथोचित जो कमेंट हम देते हैं, अपना राय जो देते हैं, उसकी जो रेखा है ना वो कोई क्रॉस नहीं करे, कोई पार नहीं कर पाए, ठीक है। इसलिए जुडिशियरी के ऊपर कोई आलोचना हो तो वह एक दायरा में हो, उसके ऊपर लिमिट होनी चाहिए। देयर इज अ लेंथी सेक्शन ऑन द नीड फॉर प्रूडेंस एंड रेस्ट्रेंट ऑन एक्सबरेंस। ये जो वर्ड है एक्सबरेंस, इसका मतलब समझ लें। पहले तो प्रूडेंस समझ लें। प्रूडेंस का मतलब होता है एबिलिटी ऑफ रीजंस, यानी कि आप रीजन बताने की आपके पास क्षमता हो, रीजनिंग बताते हैं, रीजनिंग देते हो, आप एक अच्छी सी जजमेंट कर रहे हो, गुड जजमेंट की आपके पास एबिलिटी हो, यानी कि आप सचेत हो रहे हैं किसी भी चीज, तो सचेत होकर कोई काम करते हैं, यानी कि क्वेश्चन। तो जब प्रूडेंस जो है वो उस सेंस को देता है कि आपके पास अच्छी समझ हो, अच्छी जजमेंट हो, अच्छा सचेत होकर आप कोई काम करते हैं, तो दैट इज प्रूडेंस। तो कहता है कि एक लंबा सा भारी भरकम लेंदी पेचीदा भरा हुआ सेक्शन है कि ऑन द नीड ऑफ प्रूडेंस, कि प्रूडेंस का इस्तेमाल हम कैसे करें, अपने सही जजमेंट का इस्तेमाल कैसे करें, अपनी बौद्धिकता का इस्तेमाल कैसे करें, एंड रेस्ट्रेंट ऑन एक्सबरेंस। रेस्ट्रेंट का मतलब आपको ऊपर ही पता चल गया, रेस्ट्रेन वर्ड से ही जो मिला था ऊपर में, ये इसी रेस्ट्रेन का वर्ब फॉर्म ये रेस्ट्रेंट हो गया, और रेस्ट्रेंट दैट्स ए नाउन। तो कहता है कि रेस्ट्रेंट ऑन एक्सबरेंस, यानी कि रोक, लिमिट होना है ना, एक दायरा तैयार करना, ऑन एक्सबरेंस। एक्सबरेंस का मतलब होता है अनरेस्ट्रेंट, जैसे बोलते हैं ना, जोश जोश में आवश्यकता से अधिक बोल जाना, जितनी जरूरत नहीं थी उसको ही बोल जाना। तो ये जो सेंस है, जोश जोश में ज्यादा बोल जाना, उसी को हम एक्सबरेंस बोलते हैं, दैट इज अनरेस्ट्रेंट। जिस पर आप इस तरह से समझ सकते हैं इसका मतलब कि यह एक अनियंत्रित रूप से हमने कुछ बोल दिया। फ्लैम्बॉयंट इसका आप ले सकते हैं सिनोनिम्स के रूप में, अबंडेंस आवश्यकता से अधिक, प्लेंटीफुल बहुत ज्यादा। तो इस तरह से आप बढ़ा चढ़ाकर जोश जोश में कुछ भी बोल देते हैं, तो उस पर एक रेस्ट्रेंट होने की आवश्यकता है, यानी कि एक दायरा बनने की जरूरत है, एक लिमिट होने की जरूरत है। बट लेकिन सच ऑब्जर्वेशंस, ये जो परीक्षण है, जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो समझ रहे हैं, वुड बी रेलिवेंट, यह रेलिवेंट होगा यानी कि संगत होगा, एंड एपोजिट। याद रखेंगे, ये वर्ड थोड़ा कंफ्यूज करेगा, ये अपोजिट नहीं है, दिस इज एपोजिट, ठीक है। आपको अपोजिट मीन्स विपरीत होता है, बट एपोजिट जो वर्ड है इसका मतलब होता है एप्रोप्रिएट, मतलब उचित, जितना जरूरत है उतना। इसको आप रेलिवेंट भी समझ सकते हैं। इसका एक और सिनोनिम्स आप समझ सकते हैं, एप्रोपोस। तो बोलता है कि जो ऑब्जर्वेशन है वो रेलिवेंट होगा, तर्क संगत होगा, ठीक है, बिल्कुल उचित होगा, ओनली इफ, अगर और सिर्फ अगर, मेड इन द कंटेक्स्ट ऑफ ए स्टूडेंट अटैक ऑन द जुडिशियरी। इसका मतलब ये हुआ कि इस तरह के ऑब्जर्वेंस आप दे रहे हैं कि भाई अगर आप अटैक कर रहे हैं, कोई कमेंट कर रहे हैं जुडिशरी के ऊपर, तो वह एक
हार्श है। हार्श का मतलब बिल्कुल रूखा, है ना, डिस्कॉर्डेंट बोल सकते हैं, अभद्रता तरीके से। तो अगर उस कंटेक्स्ट में है तब आप भले ही उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज इस तरह के छोटे मोटे कोई क्वेश्चन खड़ा करता है, कोई सवाल खड़ा करता है, तो उस पर कोर्ट को इस तरह का कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की इनिशिएशन, यानी कि जो न्यायालय की अवहेलना से संबंधित जो एक्शन होता है उसको लेने की जरूरत नहीं है। आगे देखते हैं, Did the actor's statement contain such unbridled criticism? अब यहाँ कहता है कि क्या जो अभिनेता था उस अभिनेता के स्टेटमेंट में, कथन में, कंटेन मतलब क्या उसके स्टेटमेंट में ऐसी कुछ है, कंटेन मतलब जो उसमें है, सच अनब्रिडल्ड क्रिटिसिज्म मतलब बेलगाम आलोचना जिस पर कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है, मतलब जितनी जरूरत थी उससे ज्यादा कुछ अनाप शनाप तो नहीं है, यानी कि क्या उस अभिनेता के स्टेटमेंट में इस तरह का एक बेलगाम आलोचना थी क्या। अब यहां पर आगे क्या बोलता है, देयर इज नो एफर्ट टू पास द ऑफेंडिंग सेंटेंस, मतलब कोई इस तरह का कोशिश नहीं है टू पास का मतलब होता है एग्जामिन माइन्यूटली। एग्जामिन माइन्यूटली का मतलब बिल्कुल एक एक बात को बारीकी से समझना और उसकी विश्लेषण करना, दैट्स फार्स। तो फार्स का मतलब क्या हो गया, एग्जामिन माइन्यूटली। तो कहता है कि इस बात को, एक एक पॉइंट को, एक एक मुद्दे को आप बिल्कुल बारीकी से समझने की जो कोशिश होती है वो कोई कोशिश इस तरह की नहीं है। द ऑफेंडिंग सेंटेंसेस यानी कि जो सेंटेंस है जो ऑफेंड कर रहा है, सामने वाले को दुख पहुंचा रहा है, उसको गुस्सा दिला सकता है, टू सी यह देखने के लिए, इफ देयर वॉज एनी एडवर्स कॉमेंट ऑन जजेस इन जनरल। इफ का सेंटेंस यहाँ पर क्या के सेंस में है, सवाल खड़ा करने के लिए, ठीक है। यह एक स्पीच जो होता है, इनडायरेक्ट स्पीच, उसमें हम सवाल करने वाले जो सेंटेंस होते हैं उसको हम इफ और वेदर से बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या का सेंस तरह है कि क्या कोई एडवर्स कमेंट है, यानी कि कोई इस तरह का कमेंट जजेस पर किया गया है जो उनके जो एक मान सम्मान है उस पर कोई आलोचना करता है या उसका अवहेलना करता है या उसको कम करता है। और एनी aspersions cast on the system of virtual courts। aspersions का मतलब होता है कि किसी भी तरह का आप जो बात बोलते हैं जो सामने वाले को डिफेम कर सकता है, उसको मतलब गलत इंप्रेशन लोगों के बीच में देगा उसके बारे में, तो उसको aspersions बोलते हैं। आप उसको बोलते हैं डिफेमेशन। तो कहता है कि क्या इस तरह का कोई डिफेमेशन यानी कि बद आलोचना जो है वो किया गया है कास्ट ऑन द सिस्टम ऑफ वर्चुअल कोर्ट्स। तो क्या इस तरह का कोई वर्चुअल कोर्ट की जो सिस्टम है उस पर कोई डिफेम करने की कोई स्टेटमेंट या आलोचना किया गया है क्या, ठीक है। तो इन सारी चीजों को बारीकी से देखने की कोई कोशिश नहीं की गई है। देयर इज नो एफर्ट मतलब कोई कोशिश इस तरह की नहीं है कि बारीकी से इन चीजों को समझें कि सामने वाले की जो स्टेटमेंट है क्या वो इस तरह का है कि जिससे कि जुडिशरी को नुकसान पहुंचता हो, उसकी जो एक ऑरा है उसका, उसकी जो मान सम्मान है उसके ऊपर कोई आलोचना कर रहा है, जजेस के ऊपर आलोचना कर रहा है या वर्चुअल कोर्ट के ऊपर कोई आलोचना है। तो इस तरह की जो है कोई कवायद नहीं देखी गई है। इफ ओनली द कोर्ट हैड सीन इट, अगर और सिर्फ अगर द कोर्ट हैड सीन इट, अगर इस चीज को कोर्ट देखी होती, इट एज ए कॉमेंट ऑफ लिमिटेड टू ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के दायरे में ही है कोर्ट, ये जो कमेंट है वो, इट कुड हैव ड्रॉप्ड द इशू फॉर द लैक ऑफ जुरिडिक्शन। तो कहता है कि इशू को जो है वो छोड़ दिया होता है, ड्रॉप का मतलब छोड़ देना होता है, तो इस मुद्दे को छोड़ दिया होता फॉर लैक ऑफ जुरिडिक्शन। लैक ऑफ जुरिडिक्शन का मतलब होता है कि यह हमारे जुरिडिक्शन में नहीं आता, ये हमारे क्षेत्र की बात नहीं है, इसलिए इस मुद्दे को छोड़ दिया जाए। एज जैसा कि लेड डाउन बाय द एपेक्स कोर्ट, यानी कि उच्चतम यानी कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जैसा कि ले डाउन किया गया है, यानी कि ले डाउन का मतलब होता है
बताना हुआ, यानी कि एक खाका तैयार करना, एक पहले ही से ही बताया हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बात पहले ही बता चुकी है इन विधुष ओबरॉय 2017, यानी कि जो विधुष ओबरॉय 2017 की जो केस है, उस केस में इसने बता दिया था कि आपको अननेसेसरी चीजों में पढ़ने की जरूरत नहीं है। इन फैक्ट मतलब वास्तव में, सचमुच। इनफैक्ट एक इडियम है जिसका मतलब होता है सचमुच। द ऑर्डर इटसेल्फ नोट्स दैट, यानी कि जो आदेश है ये खुद ही इस बात को नोट करती है कि नो कोर्ट इन तमिलनाडु हैज डील्ड विद द NEET इशू, यानी कि नीट की जो इशू है उस पर तमिलनाडु की किसी भी कोर्ट ने डील नहीं किया है। ठीक है। वाइल द एडवाइस फॉर रेस्ट्रेंट इज, जबकि जो एडवाइस है यानी कि सलाह है एक लिमिट तैयार करने का, लिमिट करने का, रेस्ट्रेंट इज विदाउट डाउट, मतलब निसंदेह, है ना, बिना कोई शक का, रीजनेबल यानी कि वो उचित है ना, एंड वेल आर्टिकुलेटेड, यानी कि बिल्कुल सही तरीके से एक्सप्रेस किया गया है, मतलब जो होना चाहिए था आर्टिकुलेशन, यानी कि जिस तरह से बोली जानी चाहिए थी वो बिल्कुल ठीक उचित तरीके से है। इट्स एलोबरेट डिलिनेशन शुड नॉट ओपन अप the possibility of more such demands for contempt action in the name of deterring unfair criticism। अब यहाँ पर बोलता है कि while the advice for restraint is without doubt reasonable, कि जो सलाह है restraint करने का यानी कि रोकने का, prevent करने का, without doubt यानी कि निसंदेह, कोई शक नहीं है इसमें, वो reasonable है, उचित है, और well articulated है, मतलब वो ठीक सही तरीके से बताया गया है। इट्स एलेबोरेट डिलिनेशन, एलेबोरेट का मतलब होता है डिटेल में, है ना, बिल्कुल डिटेल में बताया गया है, एंड डिलिनेशन का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन, यानी कि वर्णित है, यानी कि डिटेल में वर्णित है, एक पूरे बड़े तौर पर वर्णित है, खुल करके वर्णित किया गया है कि शुड नॉट ओपन अप द पॉसिबिलिटी, कि आप जो है एक नया संभावना नहीं खोलें of more such demands for contempt action, कि कंटेम्प्ट के लिए, यानी कि जो आप एक तरह का अवहेलना कर रहे हैं तो उसके खिलाफ किसी भी तरह के एक्शन के लिए कोई एक नया विंडो आप नहीं खोलें कि बार बार कोई कुछ आदमी बोले और तुरंत उस पर कोर्ट जो है वो अवहेलना का एक एक्शन लेना शुरू कर दे इन द नेम ऑफ डेटरिंग अनफेयर क्रिटिसिज्म, कि हम जो है किस नाम पर, इन द नेम ऑफ मतलब के नाम पर, कि हम जो है वो अनफेयर यानी कि अनुचित आलोचना को हम डेटर कर रहे हैं। डेटर का मतलब होता है रोकना, है ना, डेटर मीन्स रोकना, कि हम उस चीज को रोक रहे हैं। तो सिर्फ इसके नाम पर कि हम जो है अनुचित आलोचना को रोक रहे हैं, आप उस पर एक इस तरह का एक्शन शुरू कर दें। एज लॉन्ग एज, जब तक, एज लॉन्ग एज देयर इज नो एफर्ट टू ऑब्स्ट्रक्ट, यानी कि जब तक डिस्टर्ब करने की कोई कोशिश नहीं है, ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब बाधा पहुंचाने की कोशिश नहीं है, द कोर्स ऑफ जस्टिस, यानी कि न्याय की जो प्रक्रिया है उसमें अगर कोई बाधा नहीं पहुंचा रही है, इस तरह कोई कोशिश नहीं है, क्रिटिसिज्म, तो ये जो क्रिटिसिज्म है यानी कि आलोचना जो है, वेदर फेयर और अनफेयर, चाहे वह उचित हो या अनुचित हो, डज नॉट वारंट, क्या डज नॉट वारंट, क्रिटिसिज्म, यानी कि जो आलोचना है वो सब्जेक्ट हो गया, डज नॉट वारंट, यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब हो गया प्रेजेंट डेफिनेट का, दिस इज वर्ब, तो कहता है कि क्रिटिसिज्म डज नॉट वारंट, यानी कि जो आलोचना है वह इस चीज के लिए उचित नहीं ठहरा जा सकता है कि आप इनिशिएशन ऑफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स, की आप जो है वो अवहेलना की कार्रवाई शुरू करें, उसके खिलाफ चालू कर दें। ठीक है, यानी कि जब तक, एज लॉन्ग एज, जब तक कि नहीं, देयर इज नो एफर्ट, अगर कोई इस तरह की कोशिश नहीं की गई है कि आप न्याय की प्रक्रिया को बाधा पहुंचा रहे हैं, तो आलोचना चाहे उचित हो या अनुचित हो, वह किसी भी अवहेलना की कार्यवाही के तौर पर नहीं लिया जा सकता है उससे। फ्रेंड्स, आई होप in this editorial you would have got a lot of important and very useful words. There are some important structures of sentences आपको मिले होंगे। Hope this video would have helped you a lot to improve your understanding and comprehension of English. Thank you very much
for staying tuned to the last of this episode. Thank you.